विकिर उसके बयान से हैरान रह जाता है। अभी भी उसकी कलाई पकड़े हुए है और पूछता है कि नाइनथॉर्न ने किसे मारा। आंखों में आंसू लिए सिनक्लेयर पुष्टि करती है कि पीड़ित बार्थोलोमियो था, जो बूर्जवा परिवार का मुखिया था। वो उसकी आंखों में देखती है और चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। उसकी आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी जब वो कहती है कि नाइनथॉर्न ने उसके पिता को मार डाला। चांदनी वाली छत पर उनके बीच गहरी चुप्पी छा जाती है। विकिर नीचे देखता है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है क्योंकि वो इस खुलासे को समझने की कोशिश कर रहा है। वो खुद से मानता है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो मिलनसार छात्रा जिसे वो जानता था, उस आदमी की इकलौती बेटी थी जिसे उसने अभी अभी मारा था। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। उसे याद आता है कि जब उसके परिवार का जिक्र हुआ था तो सिनक्लेयर ने अजीब प्रतिक्रिया दी थी और उसे एहसास होता है कि वो अपनी पहचान छिपा रही थी। उसे वो अपनापन याद आता है जो उसे डेमियन की बेटी जूलियट को देखकर महसूस हुआ था, और उसे एहसास होता है कि दोनों लड़कियां चचेरी बहनें थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वो वॉल्ट में उसके प्रति उसकी तीव्र जानलेवा दुश्मनी को समझता है। ये सिर्फ हत्या देखने का सदमा नहीं था, ये उस आदमी को देखने की नफरत थी जिसने उसके पिता को मारा था। जैसे ही वो ये सब समझता है, सिनक्लेयर अपने आंसू पहुंचती है। वो उसे धोखा देने के लिए माफ़ी मांगती है, कहती है कि उसने खुद से वादा किया था कि वो किसी को अपना रहस्य नहीं बताएगी, लेकिन उसे अपना दर्द उससे छिपाना मुश्किल लग रहा है। फिर वो और भी चौंकाने वाली खबर देती है। धीरे से कहती है कि उसने अकेडमी छोड़ने का फैसला किया है। विकिर हैरान होकर चुपचाप सुनता है। वो बताती है कि उसकी जिंदगी एक ही रास्ते पर केंद्रित थी, अकेडमी में महानता हासिल करना। उसने टॉप स्टूडेंट बनने, हर प्रतियोगिता जीतने और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने का सपना देखा था। अपनी जवानी इन लक्ष्यों को समर्पित कर दी थी, लेकिन अब वे सभी महत्वाकांक्षाएं उसके लिए अर्थहीन हो गई हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ और भी ज्यादा कीमती है, कुछ ऐसा जिसने जीवन के प्रति उसका नजरिया बदल दिया है। विकिर चुपचाप सुनता है क्योंकि उसके शब्द रात की हवा में गूंजते हैं। अपनी आंखों में नए दृढ़ निश्चय के साथ सिनक्लेयर विकिर से कहती है कि अकेडमी छोड़ने से पहले एक आखिरी चीज़ है जिसे वो पूरा करना चाहती है। वो उसकी ओर मुड़ती है। उसका चेहरा आशा से भरा है और बताती है कि अब वो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देती है वो है उसके साथ रिश्ता। अचानक इस इकरार से विकिर अवाक रह जाता है। वो मुंह फेर लेता है, उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाता और जोर देता है कि वो वैसा महान इंसान नहीं है जैसा वो सोचती है। हालांकि सिनक्लेयर उसके करीब आती है और दृढ़ता से कहती है कि वो गलत है। सच्ची मुस्कान के साथ वो बताती है कि उसके लिए वो अब तक मिले किसी भी इंसान से ज़्यादा प्रभावशाली और अद्भुत है। वो उन पलों को याद करती है जिनकी उसने तारीफ की थी, जैसे फ्रेशमैन वेलकम पार्टी, जहां उसने निस्वार्थ भाव से एक परेशान पिग्गी की मदद की थी। ये दयालुता का काम था जिसने उसका ध्यान खींचा। उसे याद है कि जब उसे पता चला कि उसकी क्लास का शांत लड़का वही विकिर है जो आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, तो उसे कितना आश्चर्य हुआ था। उसे उसकी निस्वार्थता याद है, कैसे वो कुछ ज़रूरी चीज़ निकालने के लिए एक गंदे नाले में कूद पड़ा था जिससे वो हैरान रह गई थी। उसे उसकी ताकत याद है, कैसे उसने बिना लड़े या अपने सिद्धांतों से समझौता किए ज़बरदस्त मार सही। सबसे ज़्यादा उसे अपनी सबसे बड़ी निराशा याद है, जब उसने असंभव काम किया। उसने गेट तोड़ दिया और वो आंसू बहाते हुए उसकी बाहों में गिर पड़ी। ये जानकर राहत थी कि वो वापस आ गया है। यादें ताज़ा करने के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। वो दर्दनाक परिवर्तन में लौटती है, चुपचाप दूसरी बात करती है। उस रात की एक दिल दहला देने वाली बात बताती है। जब नाइनथॉर्न ने उसके पिता को मारा तो डोलोरेस उनके पास थी। वो आगे कहती है कि ये साफ था कि वो साथ काम कर रहे थे। जब वो अपने साथ हुए गहरे धोखे के बारे में बताती है तो उसकी आंखों में दर्द भरी बैंगनी चमक आ जाती है। उसने किसी भी दूसरे सीनियर से ज्यादा डोलोरेस पर भरोसा किया था। उसे अपने पिता के हत्यारे के साथ देखकर उसका भरोसा टूट गया, जिससे वो अकेली पड़ गई। विकिर को देखते हुए उसके चेहरे पर बेचाब उम्मीद के भाव आते हैं। वो उससे कहती है कि वो एकमात्र ऐसा इंसान है जिस पर वो अभी भी भरोसा कर सकती है। वो उसे नाइनथॉर्न की आलोचना करने वाले उसके अखबार के कॉलम याद दिलाती है। उसे यकीन है कि उसे अपराधी की बुरी फितरत जरूर समझ में आनी चाहिए। झुककर वो विनती करती है कि अब उसके पास बस वही बचा है, एकमात्र वही जो उसे समझ सकता है। जब वो अपनी बात खत्म करती है तो विकिर चुपचाप उसकी बात सुनता है और फिर उसका नाम लेता है। वो गंभीर लहजे में खड़ा होता है, उसकी स्थिति और उसके लिए उसकी भावनाओं को अपनाता है। अपनी पीठ फेरकर वो अपना मुश्किल जवाब देता है। उसे बताता है कि वो अभी उसकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। उसके तर्क में गुनाह ज़ेरा था।
वो जानता है कि दया के कारण उसकी भावनाओं को स्वीकार करना क्रूर और अपमानजनक होगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सच के बोझ तले दबा है। भले ही उसने जिस आदमी को मारा दानव बेलियल था, लेकिन वो फिर भी वही नाइन्थ हॉर्न है जिसने उसके पिता की हत्या की थी। उसके इनकार से सिनक्लेयर को गहरा सदमा लगता है और उसके होंठ कांपने लगते हैं। जब वो पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो अभी उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता, तो उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क जाता है। थोड़ी सी उम्मीद के साथ वो उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि सही समय आने पर क्या वो उसे स्वीकार कर लेगा। विकिर हिचकिचाता है, उसके चेहरे पर उलझन के भाव हैं। वो जानता है कि उसे उसकी उम्मीद खत्म करने के लिए एक पक्का जवाब देना होगा और वो बोलना शुरू करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सिनक्लेयर उसकी ओर बढ़ती है। वो उसके करीब आती है, उसे बेताबी से गले लगा लेती है। वो उससे जवाब न देने को कहती है। इसके बजाय वो आखिरी दिल तोड़ने वाली बात फुसफुसाती है, बस एक बार उसे पकड़ने की चाहत। विकिर हैरान रह जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो अपना चेहरा उसके कंधे पर रखती है। वो चुप रहता है, ना तो उसे गले लगाता है और ना ही उसे दूर धकेलता है। उसे रात में चुपचाप रोने देता है। जैसे ही विकेट टूटे दिल वाली सिनक्लेयर को पकड़े हुए है, उसका मन अपने पिछले जीवन में चला जाता है। वो अब उसे एक भोली लड़की के रूप में देखता है, लेकिन याद करता है कि भविष्य में विनाश के युग के दौरान बुर्जुआ परिवार राक्षसों से लड़ने वाले इंसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा था। वो अंदाज़ा लगाता है कि ये सिनक्लेयर ही रही होगी जो अपने परिवार की मुखिया के तौर पर चुपके से प्रतिरोध में मदद कर रही थी। उसे गहरा सम्मान और दुख महसूस होता है, ये सोचकर कि इस नाजुक लड़की ने अपने अतीत की गुमनाम हीरो बनने के लिए कितनी कठिनाइयां झेली होंगी। अपराध बोध और एहसान का भाव उस पर हावी हो जाता है और वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वो जानता है कि उसके आज के काम चाहे कितने भी अच्छे इरादे से किए गए हों, शायद उसकी बिल्कुल भी मदद न करें। उसकी मुट्ठी खुल जाती है। वो तय करता है कि अभी के लिए वो उसे जो एकमात्र आराम दे सकता है वो है उसके साथ रहना। आखिरकार वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है जब वे विशाल तारों भरे आसमान के नीचे एक साथ खड़े होते हैं। इस बीच कोलोसियो एकेडमी के डायरेक्टर के ऑफिस में डायरेक्टर विंस्टन कैंपस को हरा भरा बनाने की परियोजना और जादुई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के बारे में रिपोर्ट देते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने पेड़ों और फूलों की क्यारियों की संख्या दुगनी से ज्यादा कर दी है। फाइनल परीक्षाओं और पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए स्टेडियम की जादुई पत्थरों को नए मॉडल से बदल दिया गया है। हालांकि डिप्टी हेडमास्टर वेंसी मॉर्ग चिंता व्यक्त करते हैं नए जादुई पत्थरों की बिना जांची हुई मजबूती को लेके। डायरेक्टर विंस्टन गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि वेंसी हमेशा की तरह छात्रों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। वेंसी तारीफ को नज़रअंदाज कर देता है, ये दावा करते हुए कि वो बस एक डरपोक आदमी है जो अपनी स्थिति को लेकर चिंतित है। हालांकि विंस्टन झूठी विनम्रता को समझ जाता है और कहता है कि वो जानता है कि ये सच नहीं है। वो कहता है कि उसने डिप्टी हेडमास्टर की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत की है और डेस्क पर एक छोटा सजावटी डिब्बा खिसका देता है। वेंसी डिब्बा खोलता है, उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। अंदर एक हरे रंग का ब्रेसलेट है जिसमें एक चमकता हुआ बैंगनी रत्न है। विंस्टन बताता है कि ये एक खास चाबी है जो नए जादुई बाधाओं को बाईपास करती है। वो सुझाव देता है कि छात्र इसे पहने ताकि कोई सुरक्षा समस्या न हो। वेंसी उस कलाकृति को उठाता है, उसकी जादुई खूबियों को देखते हुए पूछता है कि क्या उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। विंस्टन पुष्टि करता है कि छात्रों के ब्रेसलेट पहले ही बन चुके हैं और अगर संसाधन अनुमति देंगे तो वे प्रोफेसरों के लिए और भी बनाएंगे। विंसी मानता है कि ये उसकी टिकाऊपन की चिंताओं को दूर नहीं करता है, लेकिन ये एक मददगार कदम है। वो ब्रेसलेट वापस रख देता है और योजना स्वीकार कर लेता है। ये तय होने के बाद विंस्टन गंभीर हो जाता है। वो वेंसी को चर्चा करने के लिए एक और मुद्दे के बारे में बताता है जो आधिकारिक रिपोर्ट में नहीं है। कमरे का माहौल बदल जाता है। विंस्टन बताता है कि मामला प्रोफेसर सैडी की बर्खास्तगी से संबंधित है और दोनों आदमियों के चेहरे तनावपूर्ण हो जाते हैं। विंसी पूछता है कि इस विषय को फिर से क्यों उठाया जा रहा है, सोचते हुए कि ये पहले ही खत्म हो चुका था। विंस्टन बताता है कि एक कैपिटल गार्ड अधिकारी के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही के लिए एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई थी। इस आरोप से वेंसी गुस्सा हो जाता है। वो शिकायत करता है कि अधिकारी तलाशी और गिरफ्तारी जैसे असली पुलिस काम करने से मना करते हुए बहुत ज्यादा रिपोर्ट फाइल करता है और ये भी कहता है कि अधिकारी ने महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी भी खो दी थी। डेस्क पर अपने हाथ पटकते हुए वेंसी घोषणा करता है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये गार्ड और एकेडमी की प्रतिष्ठा को खराब करता
करता है। जैसे ही वो कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करता है, विंस्टन शांति से एक हाथ उठाता है, उसे रोकते हुए, और सहमत होता है कि सजा जरूरी है। हालांकि जैसे ही वेंसी अधिकारी को नौकरी से निकालने का सुझाव देता है, विंस्टन खिड़की की ओर मुड़ जाता है। उसकी आवाज दृढ़ थी। वो जोर देता है कि हालांकि सजा जरूरी है, लेकिन इसका फैसला वही करेगा। इस नजरअंदाज करने वाले फैसले से गुस्साई वेंसी चिल्लाता है कि ये पूरी तरह से बकवास है। हालांकि विंस्टन उसे रोक देता है। अपनी पीठ अभी भी मुड़ी हुई, वो दृढ़ता से मीटिंग खत्म करता है। वेंसी को उस दिन के लिए जाने के लिए कहता है। गुस्से में वेंसी ऑफिस से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो गलियारे में चलता है, उसके शक और बढ़ जाते हैं। अब उसे यकीन है कि डायरेक्टर विंस्टन कुछ महत्वपूर्ण छिपा रहा है। डायरेक्टर का उसे इस मामले को ना संभालना, इस मुद्दे से दूर रहने की एक स्पष्ट चेतावनी है। उसकी दृढ़ चाल को गलियारे में कुछ आदमियों के एक समूह ने रोका। एक पूछता है कि क्या उसे वो मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। फर कॉलर वाली भूरी जैकेट पहने उस आदमी ने वेंसी को एक फोल्डर दिया और उसे अंदर के दस्तावेज देखने के लिए कहा। वेंसी ने फोल्डर खोला तो उसमें एक ऐतिहासिक रिपोर्ट थी। इसमें 35 साल पहले की एक खूनी घटना का विवरण है। साम्राज्य के एकीकरण के कुछ समय बाद 47 कुलीन परिवारों के मुखियाओं द्वारा एक बड़े तख्तापलट की कोशिश की गई थी। जैसे जैसे वो पढ़ता है, उसके चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। रिपोर्ट में एक बड़े नरसंहार और शाही महल पर हमले का जिक्र है। विद्रोह नाकाम रहा, जिसके कारण 47 में से 46 परिवार के मुखियाओं को फांसी दे दी गई। बचे हुए लोगों को न्यूविल वाग नाम की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद किया गया। वेंजी उस आदमी से पूछता है कि वो इस खास ऐतिहासिक रिकॉर्ड को क्यों ढूंढ रहा था। फिर वो आदमी चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो कहता है कि उसे लगता है कि डायरेक्टर विंस्टन और प्रोफेसर सॉडी दोनों 47 विद्रोहियों की घटना से जुड़े हुए हैं, जो साम्राज्य के इतिहास की सबसे बुरी घटना थी। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें